हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ चालू कर रखी थी, उस सीरीज़ में हमने केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ लिया है। बायोलॉजी के टॉपिक हमारे चल रहे हैं, जिसमें भी हमने टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और कल से हमने शुरू किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण एवं समन्वय, सॉरी। तो इस टॉपिक में हमने कल एक पार्ट पढ़ लिया था। इससे आगे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमने कल पढ़ लिया था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर किस तरह से कौन कौन से ऊतक काम करते हैं, किस तरह से न्यूरॉन सेल के बारे में हमने पढ़ा था। साथ में हमने पढ़ा था कि तो प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो अधिकतर या तो आपको प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया से पूछे गए हैं या फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से पूछे गए हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप रीट की, लैब असिस्टेंट या किसी भी जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये चैप्टर आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर है वो एनसीईआरटी की क्लास 10 से उठाया है। उसी की लाइन से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आरपीएससी द्वारा या आरएमएसएसबी द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, खासकर साइंस में। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी आज आवाज़ खराब है, आप थोड़ा सा इससे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, जो शरीर के सभी भागों से सूचनाएं इकट्ठा करती हैं और इनका समाकलन करती हैं, या कोऑर्डिनेशन बोल सकती हैं इसको, या हम बोल सकते हैं कि ये हमें कोऑर्डिनेशन बोल सकती हैं इसको, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि तालमेल का काम करती हैं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं मेरुरज्जु के बारे में, ठीक है। मेरुरज्जु हमने देखा था कि जो प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। ये कहाँ स्थित होता है? ये हमारी कशेरुक दंड या रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर पाया जाता है। मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ये मुख्य रूप से सोचने के लिए मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करता है, यानी जो सोचने का काम करता है हमारा मस्तिष्क, वो सारी संवेग या सूचनाएं उनको कहाँ से मिलती है? मेरुरज्जु के द्वारा मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा था कि प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उस पर नियंत्रण किसका होता है? मेरुरज्जु का होता है। यानी ग्राही अंगों से जो संवेदी तंत्रिकाएं ग्रहण करती हैं उन सूचनाओं को, और फिर उसे सीएनएस तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। तो एक तरह से बोल सकती हैं ये हमारे पीएम का कार्य करता है, यानी सारा कार्य इसके नियंत्रण में है, जो मस्तिष्क को सूचनाएं देता है। यह मस्तिष्क में उद्दीपनों के संचालन में मध्य सेतु का कार्य करता है, यानी एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है? ब्रिज के रूप में कार्य करता है मस्तिष्क और उद्दीपनों के संचालन में। सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण करता है। मैंने पढ़ाया कल आपको, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ये तो है मेरुरज्जु के बारे में। अगर आपसे, हालांकि इसमें अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे ही जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं उनके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें या तो ये पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, और या फिर मस्तिष्क और उद्दीपनों के संचालन में मध्य सेतु का कार्य कौन सा अंग करता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और मुख्य समन्वय केंद्र भी कहते हैं, यानी हमारे शरीर का जो भी पूरा कंट्रोल है वो ब्रेन के अंदर ही होता है, जिसमें सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तांत्रिक संबंधन होती हैं। यानी नर्वस जो सिस्टम है हमारा, वो इसी के आधार पर पूरा काम करता है। एक वयस्क मनुष्य में है, उसमें वजन लगभग 1350 ग्राम होता है। यानी ये जो 18 साल से ऊपर का जो मनुष्य होता है, उसके जो वजन होता है खोपड़ी का, वो 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क एक कोमल भाग है जो हड्डियों के बॉक्स यानी खोपड़ी में स्थित होता है। यानी हम जो सिर्फ बोलते हैं वो मस्तिष्क नहीं होता, ये हमारी खोपड़ी होती है। हड्डियों को एक कंकाल होता है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारे अगर छोटी मोटी चोट लगती है तो वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, जो खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। अब खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क सुरक्षित रहता है वो 3 परतों द्वारा घिरा रहता है। इन परतों को क्या कहते हैं? कपालीय मेनिंजेन जिसको कहा जाता है, जिसकी सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर होती है। बहुत पतली बीच की परत होती है, वो एरेकेनॉइड होती है।
और सबसे अंदर एक आंतरिक परत पाया मैटर पाई जाती है जो मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रहती है। तो जैसे अभी हमारा ये मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क है, हमारे सबसे ऊपर वाला जो सिर हम जिसको बोलते हैं वो खोपड़ी होता है। इसके अंदर 3 परत पाई जाती है, ठीक है। खोपड़ी के अंदर जो सबसे पहली परत होती है वो ड्यूरा मैटर होती है। ये ड्यूरा मैटर जो परत होती है, इसके बीच में जो परत पाई जाती है वो एरेकेनॉइड होती है, और अंदर की जो परत होती है वो पाया मैटर होती है। अब ये जो तीनों परत इसमें पाई जाती हैं, इसमें सबसे अंदर की जो पाया मैटर परत है वो हमारा जो ब्रेन है उसके टिश्यू से संपर्क हो रहती है। यानी अगर हमारे अंदर ज़्यादा चोट लग जाए और पाया मैटर वाला भाग अगर हमारा चोट से ग्रसित हो जाता है या उसमें डैमेज होता है तो हमारे ब्रेन को हार्म पहुंचता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे खोपड़ी है, खोपड़ी से लेके हमारे ब्रेन के बीच में कितनी परत पाई जाती है? 3। कौन कौन सी? DAP इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? DAP बोल सकते हैं। खोपड़ी से ब्रेन तक कौन जाता है? DAP जाता है। सबसे बाहरी परत ड्यूरा मैटर, बीच की परत एरेकेनॉइड, आंतरिक परत पाया मैटर होती है। तो ये हमने देख लिया खोपड़ी। और जो खोपड़ी होती है हमारी, इसकी प्रघातों से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, यानी बाहरी जो भी कोई अ, जो मस्तिष्क को चोट पहुंचती है उससे हमारी रक्षा करती है। अब हम देख लेते हैं मस्तिष्क के कार्य के बारे में। मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से मस्तिष्क कार्य करता है? मुख्य रूप से हमारे जो लिखना है, बात करना है, घूमना, या किसी कार्य के समाप्त होने पर हम जो ताली बजाते हैं, यानी कोई भी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के अंदर ही होती है। यानी ऐच्छिक क्रियाओं को कब करना है, अनैच्छिक क्रियाओं को कब करना है, ये सारी जो क्रियाएं वो किसके कंट्रोल में होती हैं? मस्तिष्क के कंट्रोल में होती हैं। मस्तिष्क पेशियों तक संदेश को भेजता है, यानी हमारी जो पेशी ऊतक है जब काम करते हैं, गति करते हैं, तो कैसे करते हैं? पहले हम सोचते हैं कि यार हमें कहीं जाना है, तो मस्तिष्क उन सूचना को पेशियों तक पहुंचता है और फिर उससे पेशियों में संचार होता है और हम गति करने के लिए खड़े होते हैं, चलते हैं। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति भी देता है, सोचने पर आधारित करने की क्रिया भी इसके अंदर ही होती है। यानी सोचने से संबंधित क्रियाएं या सोचने पर आधारित सारी क्रियाएं हैं वो हमारी मस्तिष्क के अंदर ही होती हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। हालांकि हम देख सकते हैं मस्तिष्क के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन NCERT की बुक में आपके इतने ही दिए हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे ही पूछा जाएगा। अब हम मस्तिष्क की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मस्तिष्क की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो मस्तिष्क जो होता है वो हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? एक भाग होता है इसका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फॉरेन इसको बोलते हैं। दूसरा भाग होता है इसका मध्य मस्तिष्क, और अंतिम भाग होता है पश्च मस्तिष्क होता है, जो आगे जाके स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये स्पाइनल कोड होती है। अब जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? प्रेमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस भाग पाया जाता है। प्रेमस्तिष्क भाग है हमारे जो मस्तिष्क का है सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा भाग होता है। और हमारी जो सोचने की शक्ति है, स्मरण की शक्ति है, तार्किक शक्ति है, जितनी भी हमारे अंदर मुख्य रूप से सोचने विचारने से या हमारे काम करने से शक्तियाँ होती हैं वो सब प्रेमस्तिष्क के अंदर ही होती है। प्रेमस्तिष्क हमारा 2 भागों में विभाजित रहता है, जो एक आगे के भाग और 2 पीछे के भाग, मतलब इस तरह से ये 2 गोलार्धों से बना होता है। इस तरह से 2 गोलार्धों से बना होता है। इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। इस पट्टी को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इस पट्टी को? कार्पस कैलोसम है, जिसके दोनों भाग से हमारे जुड़ा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आधा मस्तिष्क हमारा दायां मस्तिष्क होता है, आधा बायां मस्तिष्क होता है, वो प्रेमस्तिष्क ही हमारा होता है। और जिसका प्रेमस्तिष्क का दायां भाग क्रियाशील होता है वो इंसान लेफ्ट हैंडेड होता है, और जिसका बायां भाग क्रियाशील होता है वो राइट हैंडेड होता है। तो अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड हमारा जो भाग है वो सक्रिय होता है, इसके अधिक इसके लिए हम राइट हैंडेड होते हैं। अब इसके आगे जो प्रेमस्तिष्क है उसके नीचे एक छोटी संरचना पाई जाती है, जैसे थैलेमस। थैलेमस हमारे यहाँ ज़्यादा सक्रिय संरचना नहीं होती है। इसके अंदर नीचे होती है हाइपोथैलेमस भाग होता है, जो हमारे भूख, प्यास, लैंगिक व्यवहार इन सब पर नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस नीचे की साइड मध्य मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है वो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में समन्वय का कार्य
करता है। और हमारे जो एक तरह से बोले 4 इसमें पालियाँ पाई जाती हैं, जो कि हमारे हमारी जो आँखें होती हैं उनकी जो संवेदी अंगों की वगैरह जो तंत्रिकाएँ वो इनमें पाई जाती हैं। थर्ड भाग होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है पोन्स, बीच का सेरेबेलम और तीसरा मेडुलम। जो सेरेबेलम जिसको बोलते हैं ना, हमारा पीछे का मस्तिष्क होता है, वो सेरेबेलम ही हमारा होता है। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के बैलेंस का काम करता है, यानी हमारे शरीर में जो संतुलन बनाता है, बॉडी का पोस्चर, मतलब हम जिस तरह से खड़े होते हैं वो सब किससे होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। उसके नीचे का भाग होता है मेडुला, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से पर नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि मेडुला आगे जाके किससे जुड़ा होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो ये तो मैंने आपकी स्ट्रक्चर के बारे में इसको बता दिया, हालांकि थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब इसकी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में इसको देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मस्तिष्क, मस्तिष्क है, उसके 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है। अब इनमें जो होते हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये वाली जो मैंने ये वाली जो कहते हैं ना, ये टेबल बनाई है, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रखती है। तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। इनमें कौन कौन सा, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क को हम फोरे ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हम हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क होते हैं फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेरिब्रम, जिसे प्रेमस्तिष्क कहते हैं, दूसरा होता है थैलेमस भाग, और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस भाग होता है। मध्य मस्तिष्क होता है, इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम कार्पोरा कॉर्डिजेमिना कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पॉन्स होता है, अनुमस्तिष्क या सेरेबलम होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। इन मस्तिष्क में या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे, कि सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस दे देंगे आपको कि ये किसके भाग है, या फिर तीनों को बोल के पूछ लेंगे मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं है चारों को देकर। तो इस तरह से आपसे इसमें घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, इस टेबल को आपको लर्न करना है। इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अधिकतर इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके बारे में, इनके कार्यों के बारे में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है, जिसको हम फोरवन कहते हैं, फोरे ब्रेन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारा, क्योंकि हमारी सोचने, विचारने, स्मरण करने की शक्ति है, हमारे अंदर जो भी कहते हैं ना मानवीय गुण है, वो इसी के कारण होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है कि मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। अगर आपसे इसके स्थान पर प्रेम मस्तिष्क भी आपको दे दे तो भी आपका आंसर सही होगा, यानी आप अनुमस्तिष्क, क्योंकि प्रेम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क का ही भाग है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा सकता है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग प्रेम मस्तिष्क का ही बना होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, तो भी आंसर सही है। अगर आपसे ये बोल दे सोचने वाला भाग प्रेम मस्तिष्क या सेरेब्रम है, तो भी आपका आंसर सही है। आप दोनों में से कोई भी आंसर दे, आपको सही करके आना है। अगला है, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी अंग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। मतलब जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होते हैं, यानी सूंघने की, देखने की, इसकी, इनको छूने के, जो भी ज्ञानेंद्रियां है, जीभ की, है ना, तो स्वाद की, जो भी ज्ञानेंद्रियां होते हैं उनकी जो सबकी तंत्रिका है वो इसके अंदर होती हैं। तो इसी कारण हमें ये चीज़ें होती हैं कि हम सुन सकते हैं, या फिर हमारे देख सकते हैं, हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में टेस्ट ले सकते हैं। ये सब किसके कारण होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क काम करता है। अग्र मस्तिष्क के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वो सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर इसकी जगह मैं अग्र मस्तिष्क की जगह आपको मैं वापस से बता रही हूँ, प्रेम मस्तिष्क भी आपको दे दे, तो भी इसका अंदर आंसर यही रहेगा, क्योंकि प्रेम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क का या अग्र मस्तिष्क का अधिकतर भाग है वो प्रेम मस्तिष्क ही बनाता है, जिसके अंदर ये सारी क्रियाएं संपन्न होती है।
सेरिब्रम या प्रेमस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा भाग बनाता है। ये गहरी लंबवत खांच, एक खांच होती है जिसके द्वारा दो भागों, दाएं और बाएं प्रेमस्तिष्क गोलार्धों में बटा हुआ रहता है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, इससे प्रेमस्तिष्क के दो भाग होते हैं इस तरह से। बीच में तंत्र या तंतुओं की जो पट्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं, जिसके कारण ये राइट भाग और दायां भाग और बाएं भाग में बटा हुआ रहता है। प्रेमस्तिष्क गोलार्धों की कोशिकाओं की एक परत आवृत रहती है जिसे हम प्रेमस्तिष्क बलकुट या अलकुट नहीं है, बलकुट है ये, कॉर्टेक्स इसको कहते हैं। यानी ये जो प्रेमस्तिष्क होता है हमारा, ये एक परत द्वारा आवृत रहता है इस तरह से, इसको कहते हैं हम प्रेमस्तिष्क, कॉर्टेक्स इसको कहते हैं। ठीक है। अब जो प्रेमस्तिष्क हमारा ये जो कॉर्टेक्स में आवृत रहता है, इस भाग में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और साचर्य के क्षेत्र, तीन क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना, इसको ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, मतलब कौन सा होता है, प्रेमस्तिष्क हमारा दो भागों में बटा है। इस प्रेमस्तिष्क को ये जो घेरे हुए एक परत होती है, सेल्स की परत होती है, इस भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, जो प्रेरक क्षेत्र होते हैं, संवेदी भाग होते हैं, साचर्य के क्षेत्र होते हैं, यानी जो संवेदी सूचना को लाते हैं और मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने प्रेरक क्षेत्र होते हैं, और तीसरे होते हैं साचर्य के क्षेत्र होते हैं, सहभागी क्षेत्र भी इनको बोलते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं। जो ये साचर्य के जो क्षेत्र होते हैं वो सबसे बड़े भाग होते हैं, ज्यादातर बड़े भाग, जो स्पष्टतर न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं न संवेदी होते हैं, यानी दोनों का काम ये करते हैं। ये भाग सहभागी क्षेत्र भी कहलाते हैं और ये जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण और संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना कि हमारे अंदर की जो संवेदी सेंस ऑर्गन हमारे अंदर जाते हैं, उनको काम करते हैं, वो किसके कारण करते हैं, इस सहभागी क्षेत्र के कारण करते हैं। हमारी जो मेमोरी शक्ति होती है वो भी इसी के कारण होती है। और ये संपर्क सूत्र यानी एक दूसरे से तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। ये जो साचर्य के क्षेत्र पृथक से होते हैं, इनमें संवेदी सूचनाओं, ग्राही से प्राप्त सूचना और पहले से मस्तिष्क में जो एकत्र सूचनाएं हैं आदि को लगाया जाता है। जैसे हम आजकल बोलते हैं ना कि हमारे जो भी भाग है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड का काम है ये साचर्य क्षेत्र ही करते हैं। यानी कुछ भी हम जैसे पढ़ते हैं वो हमारे लर्न होता है, लर्न होने के बाद जो हमारे कहते हैं ना, हम रिवाइज करते हैं तो वो दोबारा याद आ जाता है। वो किसके कारण होता है, जो साचर्य के क्षेत्र होते हैं हमारे, इन क्षेत्रों के अंदर ही सूचनाओं को एकत्र करने की क्षमता पाई जाती है, इनके अंदर ये होती हैं। तो आपसे ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि जो प्रेमस्तिष्क है उसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग, साचर्य के क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो स्मरण है, संपर्क सूत्र है, या फिर हमारी मेमोरी है वो कहाँ स्टोर होती है, तो वो आपको बताना है प्रेमस्तिष्क के अंदर होती है। अगला भाग है इसका एक थैलेमस। थैलेमस इसका बहुत छोटा भाग होता है जो कि प्रेमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है। यानी थैलेमस छोटा सा भाग है और उसके चारों तरफ हमारा प्रेमस्तिष्क सेरेब्रम पाया जाता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। ठीक है। तीसरा पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, उसमें कई केंद्र पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस के बारे में पहले भी पूछा गया है और आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो शरीर के टेम्परेचर को, खाने को और पीने का हमारा नियंत्रण करता है, यानी हमारी तरह से भूख प्यास का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछने की संभावना अधिक से अधिक है। तो कौन कौन से केंद्र होते हैं, मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, खाने और पीने का नियंत्रण करता है, यानी हमारी भूख प्यास का भी नियंत्रण करता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। दूसरा, हमारे इसमें कई तंत्रिका में स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हाइपोथैलिक हार्मोन का स्रावण करती हैं और जो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से यही काम करता है, इसके अलावा हमारी पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। ये तो इसके इंपॉर्टेंट कार्यों के साथ में ये एक हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। इसके साथ में मिलकर ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो भी काम करता है। ये क्या काम करता है कि इसके साथ मिलकर हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र। ठीक है। इसके साथ हाइपोथैलेमस मिलकर हमारे लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, जैसे हमें उत्तेजना होती है, खुशी होती है, गुस्सा आता है, भय आता है,
इन सब का नियंत्रण भी करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लर्न कर लेना। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि लैंगिक व्यवहार का और हमारी जो मनोभावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वो हाइपोथैलेमस के द्वारा भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। अब दूसरा पार्ट है हमारा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। मध्य मस्तिष्क हमारे अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पॉन्स के बीच में स्थित होता है। ये लाइन याद रख लेना, क्योंकि पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि कहाँ स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है, यानी एक प्रमस्तिष्क से मिलकर एक नलिका निकलती है जो नीचे हमारे पश्चिम मस्तिष्क में जाती है। वो कहाँ होती है, वो मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है 4 लोब नुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें हम कार्पोरा कार्डिजेमिना कहते हैं। ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मस्त मस्तिष्क है उसका जो ऊपरी भाग है हमारा, इसमें जो लोब पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको कार्पोरा कार्डिजेमिना कहते हैं। अगला भाग है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क है, मैंने बताया था, पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश या मेडुला आब्लागेटा का बना होता है। तो पॉन्स, सबसे पहले पॉन्स के बारे में, पॉन्स एक रेशेनुमा पथ का बना होता है और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं एक तरह से। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को विभिन्न भागों से आपस में जोड़ने का कार्य का जोड़ने का कार्य ये करते हैं। इसके अलावा इसमें हमारा जो जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसका भी केंद्र रेस्पिरेशन सेंटर का जो केंद्र होता है वो ये पॉन्स ही हमारा होता है। दूसरा है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरेबेलम कहती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, और इसके में पहले भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। इसमें से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार अब तक क्वेश्चन आ चुका है इसमें। जो अनुमस्तिष्क की सतह बिलगित होती है, चौड़ी होती है, जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है, यानी इसकी जो सतह है वो चौड़ी हो जाती है, जिससे न्यूरॉन्स को अधिक एकत्रित होने की जो सतह प्रदान करती है। इसमें कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, ये सब अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव है। हमारा अनुमस्तिष्क इन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो इम्पोर्टेंट है, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, यानी हम अपने शरीर में समन्वय तालमेल बैठाकर चलते हैं ना, वो सब अनुमस्तिष्क के कारण होता है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति, मेंटेनिंग द पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी है, उसके लिए भी अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। आप बोलेंगे इसको आपने ऐसी की ऐसी लैंग्वेज में क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसी की यही लैंग्वेज में पूछा गया है कि जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, शरीर की संस्थिति या तथा संतुलन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो उसका आंसर है अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। तो यानी बॉडी बैलेंस का, हमारे बॉडी का जो पोस्चर बनता है वो हमारे अनुमस्तिष्क के कारण ही होता है। अगला है तीसरा पार्ट हमारा मेडुला। मेडुला जो पार्ट होता है वो हमारा नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, मेरु, ठीक है, मेरु रज्जु से ये जुड़ा हुआ पार्ट होता है। इसमें श्वसन, हृदय, परिसंचारी प्रतिवर्तन, पाचक रसों के श्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं, यानी हमारी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं, हमारे श्वसन की धड़कन है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, यानी हमारा जो हार्ट है, हमारे पेट के अंदर जो पाचक शक्ति है, वो सबके श्राव का जो नियंत्रण है वो किससे, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, बमन, वॉमिटिंग पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा ही नियंत्रित होती है। यानी जो अपने आप से हम कहते हैं ना, कई बार हमारे वॉमिटिंग, बमन यानी वॉमिटिंग जैसा मन हो जाता है, वो सब क्रियाएं इसके द्वारा ही नियंत्रित होती है। हमारे मुंह में अचानक किसी चीज़ को देख के लार आ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कम हो जाता है, वो सब किसके द्वारा होता है, सारी अनैच्छिक क्रियाएं हमारी मेडुला के अंदर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रख लेना इसके दोनों, क्योंकि इसके फंक्शंस इस बार पूछे जाने की संभावना है, आपसे पूछ सकते हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, मुख्य रूप से रक्तदाब, लार आना, वॉमिटिंग जैसी क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। साथ में हमारे बॉडी के जो भी आंतरिक होते हैं, मुख्य रूप से जैसे हमारे श्वसन है, हृदय है, पाचक रस है, ये सब पे नियंत्रण मेडुला के द्वारा ही होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मध्य मस्तिष्क है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों मिलकर मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, यानी
आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क होता है हमारा, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा है। तीनों क्षेत्र मिलकर ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं, जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। यानी तीनों क्षेत्र मिलकर संयोजन का कार्य करते हैं। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछेंगे कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अब हमने देख लिया, पूरा हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिनके बारे में डिटेल में तीनों मस्तिष्क के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए और उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, थोड़ा सा इसमें दे रखा है परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में जो संचार है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा CNS है, इसके अंदर मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है और हमारी जो बॉडी है उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सब किससे जुड़ी होती हैं, ये दोनों भाग किससे जुड़ी होती हैं, तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। जो बताई थी ना मैंने, इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आपको शुरू में पढ़ाई थी, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। और ये दोनों जो तंत्रिकाएं होती हैं वो किसका पार्ट है, वो परिधीय तंत्रिका तंत्रिका ही पार्ट होती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है कौन, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी हमारी जो भी नर्व्स पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। तो मस्तिष्क से निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को बोलते हैं कपाल नर्व, और जो हमारे मेरुरज्जु से निकलती हैं उनको बोलते हैं हम मेरु स्पाइनल नर्व या मेरु नर्व इनको बोलते हैं। तो ये मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो 2 प्रकार की जो तंत्रिकाएं हमने देखी थी, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक अपवाही तंत्रिकाएं, वो परिधीय तंत्रिका तंत्रिका ही भाग होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो तंत्रिका ऊतक, हमने सारी स्ट्रक्चर पढ़ ली, इन सब के बारे में पढ़ लिया कि वो ये कार्य कैसे करता है। तो तंत्रिका ऊतक हमारा कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका ऊतक सबसे पहले क्या करता है, हमारी सूचनाओं को एकत्र करता है, फिर हमारे शरीर में इनको भेजता है, फिर सूचनाओं को संसाधित करता है यानी प्रोसेसिंग करता है इनकी, मतलब देखता है कि क्या सही है क्या गलत है इनके लिए, फिर सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रियाओं के निर्णय को संभावित करता है यानी संचालित करता है, आगे भेजने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। यानी तंत्रिका नर्वस सिस्टम हमारे जो पूरे शरीर में पहला होता है, सबसे पहले जो भी सूचनाएं उनको एकत्र करता है, फिर हमारी पूरे बॉडी में भेजता है, फिर बॉडी से इन सूचनाओं को CNS में भेजता है, मस्तिष्क में, वहाँ से सूचनाओं को संसाधित करता है, फिर सूचनाओं के आधार पर मस्तिष्क हमारा निर्णय लेता है, फिर उन निर्णय के बाद उनको हमारी पेशियों तक पहुँचाता है और जिसके कारण वो पेशियाँ अपने निर्णय के द्वारा कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। किस तरह से वो कार्य, उस तरह से कार्य ये करती है। तो इसकी डिटेल में दे रखा है कि ये तो हमने एक लाइन में देख लिया कि कैसे काम करता है। अब इसकी पूरी प्रोसेस देख लें। जब हमारी कोई भी क्रिया या गति होती है, यानी कैसे होती है कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया या गति संपन्न होनी होती है तो हमारे पेशी ऊतक कार्य करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है, फिर पेशी की गति होती है। पेशी कोशिका इसमें क्या करती हैं, फिर अपनी आकृति बदलती हैं, मतलब जैसे हमें बैठना होता है तो मुड़ जाती हैं, खड़े होना होता है तो सीधी हो जाती हैं। ये सब कैसे होते हैं, पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन पेशी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं जिनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को बदलने का काम करते हैं। जैसे मैंने कल की क्लास, परसों की क्लास टिश्यू वाले में बताया था कि मायोसिन और एक्टिन नामक 2 प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी हमारी कोशिकाओं में जो तंत्रिका में ये सारी क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, हमारे पूरे शरीर में। कल की क्लास में मैंने विद्युत आवेग और रासायनिक आवेग के बारे में बताया था। विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होते हैं और जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन को नई व्यवस्था में पेशी की नई आकृति मिल जाती है। तो यानी सारे अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक मिलकर पूरे शरीर का समन्वय करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की पेशियां, जैसे ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां जो पाई जाती हैं, जो हमने पिछले टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ऐच्छिक पेशियां वो हमारे कंकाल की पेशियां, अनैच्छिक पेशियां जो हमारे आंतरिक अंगों में जैसे लंग्स है, हृदय है, इन सब में पाई जाती हैं। तो ये दोनों इस तरह से मिलकर हमारे समन्वय का कार्य करते हैं। मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें ये हो गया हमारा पूरा, मैंने तंत्रिका तंत्र हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें समन्वय कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला जो पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन यानी तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया।
इसके तीनों पार्ट्स आपको याद करने हैं, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया और प्रतिवर्ती चाप वाला पार्ट आपको याद करना है। तीनों मस्तिष्क के तीनों पार्ट्स हैं, उनके कार्यों के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको लर्न करना है। इसमें एक क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया था ना कि आपको अनुमस्तिष्क वाले भाग से ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी 2025 वाली जो एग्जाम हुई है उसमें जो ग्रुप बी का पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अभी लास्ट इसके टॉपिक के खत्म होने के लास्ट में मैं इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने कहा ना ऐसे के ऐसे उस लाइन को उठा के इन्होंने दे दिया है। तो कौन सा भाग आ जाएगा इसमें, हमारा अनुमस्तिष्क। अब देख लीजिए, आपको एक बार मैं वापस से बता देती हूँ कि क्या पूछा है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। ओके, अब अपन ने जो पढ़ा है मैं वो आपको बताती हूँ आपको कि जो मैंने ऐसे कैसे आपको इसलिए ही पढ़ाया था कि जैसे अनुमस्तिष्क वाला पार्ट है, अनुमस्तिष्क में पढ़ाया था मैंने कि ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी भाग है। ये लाइन मैंने पढ़ाई है आपको, इसलिए मैंने आपसे कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी की, चाहे आपको टफ लगे एक दो बार पढ़ना पड़े, लेकिन आप एनसीईआरटी की लाइंस को ऐसे कैसे पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट इनको फिर भी कर लेते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, 3 बार वीडियो देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी के ऐसे कैसे लाइन को पढ़िए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ, इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके जो साइंस के आए पाँचों के क्वेश्चन, 5 भी नहीं तो अगर आप कोई एक फिजिक्स का भी छोड़ दोगे तो 4 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएं। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करने की और अच्छी तरह से आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, अगर अब आगे हम कल की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि कंट्रोल जो होता है प्लांट्स में और जंतुओं में वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो इसका अगला पार्ट होगा हमारा हार्मोन्स से रिलेटेड। इससे पहले की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। साथ में आपको बता दूं, मैंने इससे पहले कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर सबकी पीडीएफ डाल दी है। इसके भी जैसे टॉपिक खत्म होगा इसकी आज पीडीएफ मैं डाल दूंगी इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मेरा भी क्या मोटिवेशन बढ़ता है, मेरी भी जो इच्छा है वो प्रबल होती है कि और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे पे हो सकता है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जितनी भी मेरी फैमिली है, वो सब लोगों के लिए मैं अच्छे सा मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। थैंक यू।